बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। एक्चुअली ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम की एक एप्लीकेशन है। तो ये पानी जो है जब फ्लो करता है या कोई भी फ्लूइड बाद में आप दे सकते हैं कि जब वो फ्लो करता है और किसी ऑब्जेक्ट को हिट करता है तो कितनी फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि वो फोर्स जो है किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये एग्जांपल के तौर पर आपके पास ये एक पाइप है, इसके अंदर से ये पानी जो है स्मूथ यानी स्टेडी फ्लो कर रहा है और हम सिंपलिसिटी के लिए अज्यूम करते हैं कि जो वाटर है इसकी स्ट्रीम स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का जो असर है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। अब देखें कि इस डायरेक्शन में पानी जो है फ्लो कर रहा है, उसकी वेलोसिटी जो है v के बराबर है। तो जब ये फ्लो करता हुआ ये दीवार को हिट करता है तो जाहिर है इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डायरेक्शन ले, चलो ये कह लें कि एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है इनिशियली वो v के बराबर थी और फाइनली जब उसने हिट किया है तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जीरो के बराबर हो गई है। अब देखें कि हम कहते हैं कि पानी की वेलोसिटी जो है स्ट्राइक करने से पहले, दीवार को स्ट्राइक करने से पहले जो इसकी वेलोसिटी है vi वो v के इक्वल है, और जब इसने स्ट्राइक किया है तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी जो है पानी की जब उसने हिट किया था दीवार को वो v के बराबर थी, v के इक्वल थी, और जब इसने हिट किया है, हिट करने के बाद इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जो है जीरो हो गई है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जाहिर है ये पानी जो है इसको हिट जो कर रहा है तो ये टाइम के साथ साथ इसकी अमाउंट जो है बढ़ती जा रही है, यानी कि पानी जो है इसको जो हिट करता है तो पानी बाहर निकल रहा है कांस्टेंट रेट के साथ, तो डेफिनेटली टाइम के गुजरने के साथ साथ उसका जो अमाउंट है जो हिट कर चुका है वाटर को, अपना दीवार को, पानी की वो अमाउंट, पानी का वो मास जो दीवार को हिट कर चुका है वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। टाइम बढ़ता जाएगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जो है इसको दीवार को हिट करेगी। तो हम एक पर्टिकुलर टाइम ले लेते हैं t। अब हम देखते हैं कि t टाइम में कितना पानी जो है इसको हिट कर चुका है। तो हमने कहा मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द वॉल इन टाइम t, उसको हमने m से शो कर दिया। अब देखें कि वाटर जो मोमेंटम है यानी कि m मास जो हमने पर्टिकुलर टाइम के अंदर इसको स्ट्राइक करवाया है दीवार को पानी का, तो वो m मास जो है उसका जो चेंज आया है मोमेंटम में वो कितना है। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाटर देखें, mvf ये फाइनल मोमेंटम है माइनस mvi ये इनिशियल मोमेंटम है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी जो है इसकी हमने कहा कि जीरो के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि mvf जीरो हो गया, vf जीरो होने की वजह से, और माइनस mvi की जगह हम v पुट कर देते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम जो हुआ जीरो माइनस mv के इक्वल हुआ। अब ये याद रखें कि ये m मास वो है जो t टाइम के अंदर, पानी का मास m वो है जो t टाइम के अंदर इस दीवार को स्ट्राइक कर गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मोमेंटम का चेंज का रेट निकालना चाहते हैं तो उसी टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा जिस टाइम के अंदर ये मास m जो है इसको स्ट्राइक कर गया है। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा, मैथमेटिकली हम कहते हैं डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो डेल्टा पी कितना हुआ, जीरो माइनस एम वी, तो ये माइनस एम वी, और डेल्टा टी कितना है, टी के इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस एम वी ओवर टी आ गया। अब देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम क्या हमने पढ़ा था कि F जो होता है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के इक्वल होता है, यानी कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो F जो है वो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के इक्वल हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी के ऊपर जो फोर्स लगी है, याद रखें मोमेंटम पानी का चेंज हुआ है, तो मोमेंटम पानी का चेंज हुआ है, इसका मतलब पानी के ऊपर फोर्स लगी है। तो पानी के ऊपर फोर्स किसने लगाई है, दीवार ने, यानी कि ये पानी आ रहा था इधर तो दीवार ने उसको रोका है, इसका मतलब दीवार ने उसके ऊपर फोर्स लगाई है, और वो फोर्स किसके बराबर होगी, जिस रेट से पानी का मोमेंटम चेंज हुआ है तो वो फोर्स के इक्वल होगा, यानी डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। लेकिन अब हमने ये देखा कि पानी का रेट ऑफ चेंज जो है मोमेंटम का
वो माइनस एम वी ओवर टी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी के ऊपर जो फोर्स लगी है वो माइनस एम वी ओवर टी के इक्वल हुआ। अब ये देखें कि ये फोर्स जो है दीवार ने पानी के ऊपर लगाई है, यानी कि वाल ने जो वाटर के ऊपर फोर्स लगाई है उसकी वैल्यू ये है F इज इक्वल टू माइनस एम वी ओवर टी। फिर दोबारा ध्यान में रखना कि जिस चीज़ का चेंज हुआ है मोमेंटम वो है वाटर। तो इसका मतलब ये हो कि पानी के ऊपर जो फोर्स लगी है वो F इज इक्वल टू माइनस एम वी ओवर टी हो गया। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि जितनी फोर्स दीवार ने पानी के ऊपर लगाई है उतनी फोर्स पानी ने दीवार के ऊपर लगाई है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ द फोर्स एक्टिंग बाय द वाटर ऑन द वॉल इज, यानी कि हम हमारा टारगेट भी यही था कि पानी जो फोर्स लगा रहा है उसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो वाल के ऊपर पानी ने जो फोर्स लगाई है वो एफ डैश होगी। तो एफ डैश जो है माइनस एफ के इक्वल होगी, न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो एफ इज इक्वल टू एफ डैश इज इक्वल टू माइनस एफ। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये नेगेटिव साइन ये क्या इंडिकेट करता है कि दोनों एक्शन जो हैं, दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं। अब f की वैल्यू ये यहाँ पुट कर दें तो f डैश इज इक्वल टू माइनस इन टू माइनस एम वी ओवर टी आ गया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो f डैश जो है एम वी ओवर टी आ गया। यानी कि ये वो फोर्स है जो पानी लगा रहा है किसके ऊपर भी, दीवार के ऊपर। दीवार के ऊपर जो फोर्स लगती है वो f डैश आ गई। तो f डैश किसके बराबर होगा, m ओवर टी इंटू वी। अब ये क्या है, मास पर यूनिट टाइम, ये मास पर सेकेंड है, मास ऑफ वाटर पर सेकेंड। तो ये इसको हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर भी कह सकते हैं, मास ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम। तो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो इसको हमने एम डैश से शो किया। इसका मतलब एफ डैश जो है वो एम डैश और टी के इक्वल हुआ। यानी कि फोर्स जो है दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर वी, ये वी है, फोर्स जो है दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, एक रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड करती है और दूसरी वेलोसिटी ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड करती है। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल्स दे देता हूँ। अब देखें कि एक आपके पास पाइप है जिसका डायमीटर जो है कंपैरेटिवली कम है। तो डायमीटर कम होने की वजह से इसके अंदर से जो पानी की अमाउंट फ्लो हो रही है पर यूनिट टाइम वो भी कम होगी। तो मिसाल के तौर पर एक आधी इंची या पौनी इंच का जो वाटर का पाइप है वहाँ से पानी निकल रहा है तो उसके सामने बच्चा आराम से खड़ा होकर नहा सकता है। उसके मुकाबले में उतनी ही स्पीड से पानी फ्लो हो रहा है लेकिन ट्यूबवेल का जो पाइप है उसके अंदर से निकल रहा है और उसका डाया जो है 4 इंच या 6 इंच है। तो डेफिनेटली उसके सामने बच्चा खड़ा नहीं हो सकता। वजह क्या है कि वो अच्छी खासी फोर्स लगा रहा होता है, यानी कि मास ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम बढ़ जाएगा अगर इसका हम डायमीटर बढ़ाते जाएंगे। तो डेफिनेटली फोर्स की अमाउंट जो है वो मास पर सेकंड के ऊपर डिपेंड करती है, एक फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर क्या है, वो है वेलोसिटी ऑफ द वाटर। पानी की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ही फोर्स ज़्यादा लगाएगा। अब देखें कि ये जो होता है क्या कहते हैं कि ये वाटर कैनन जो होती हैं ख़ास तौर पर ये जो बल्दिया वाले जो है पानी फेंकते हैं, छिड़काव वगैरह करते हैं, या जब वो मॉब वगैरह जो है यानी कि हजूम जो होता है, मुश्तिल हजूम जो है उसको मुंतशिर करने की कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर वाटर कैनन से पानी जो फेंका जाता है। अब देखें कि पानी का जो नोज़ल होती है वो जिससे पानी निकलता है वो बहुत स्मॉल होती है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो फोर्स ज़्यादा एग्जर्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी की जो फोर्स है वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर एक तो ये हुआ कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि मास पर यूनिट टाइम अगर ज़्यादा होगा फोर्स ज़्यादा लगेगी। यानी कि ये पाइप है बेलफर्स, इसका डायमीटर कम होता जाएगा, कम करते जाएंगे तो इसके ऊपर दीवार के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो भी कम होगी। अब वेलोसिटी उतनी ही रखते हैं लेकिन डायमीटर अगर बढ़ाते जाते हैं तो दीवार के ऊपर फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगी, ये एक बात। दूसरी बात यह है कि पानी की वेलोसिटी अगर पहले कम थी तो इसके ऊपर फोर्स कम लगेगी, लेकिन पानी की वेलोसिटी अगर हम ज़्यादा कर देते हैं तो इसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगी। तो ये हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन जो हमें यही बताती है।
अब हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। एक्सप्लोसिव फोर्सेस का मतलब समझते ही होंगे कि ये जो केमिकली ब्लास्टिंग होती है, यानी कि बारूद होता है वो फटता है, बम वगैरह ब्लास्ट होता है, तो ये फोर्सेस जो हैं एक्सप्लोसिव फोर्सेस की वजह से, यानी कि वो बम जो है वो फटता है, यानी सडनली जो केमिकल रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि जिसकी वजह से जो हमारा यानी कि वो जो बम बना हुआ होता है उसमें डिफरेंट जो पार्ट होते हैं उनके ऊपर इतनी ज़्यादा फोर्स लगती है कि वो ब्लास्ट हो जाता है। तो ये एक्सप्लोसिव फोर्सेस और मोमेंटम हम ये देखना चाहते हैं इस आर्टिकल में कि क्या एक्सप्लोसिव फोर्सेस पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल है, यानी कि ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की एप्लीकेशन है। तो इसमें आपकी किताब में दो एग्जांपल्स दी गई हैं। एक ये है कि बिलफर्ज एक एयरप्लेन से हम ये यानी कि एक बम जो है वो ड्रॉप किया जाता है तो वो मिड एयर में जाके ब्लास्ट हो जाता है। तो अब जब वो ब्लास्ट होता है तो क्या उसके जो टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन एक जैसे ही रहेगा? तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये हमारा यानी कि ये बम है जो कि ड्रॉप किया गया है एयरप्लेन से। अब यहाँ जब ये आ रहा था तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी जो v के बराबर थी, तो बिल्कुल इसका मास जो m के बराबर था। तो इस पॉइंट के ऊपर इसका जो मोमेंटम है वो mv के बराबर था, यानी कि mv मोमेंटम उस वक्त था जब ये ब्लास्ट हुआ है मिड एयर के अंदर। अब सिंपलिसिटी के लिए हम ये अज्यूम कर देते हैं कि इसके सिर्फ दो पीसेस हुए हैं, हालांकि आपको पता ही है कि जब बम ब्लास्ट होता है तो उसके सैकड़ों पीसेस जो हैं बनते हैं जो कि फैल जाते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ हम अपने प्रॉब्लम को सिंपलीफाई करने के लिए हम कहते हैं कि इसके सिर्फ दो पीसेस हुए हैं। तो ये एक पीस जो है जिसका मास m1 के इक्वल है वो v1 वेलोसिटी से इधर मूव करना शुरू कर देता है, और दूसरा पीस जो है जिसका मास m2 के बराबर है वो इधर मूव करना शुरू कर देता है। तो अब हमने ये देखना है कि क्या जब ये बम ब्लास्ट हुआ था उस वक्त इसका मोमेंटम और इनके पीसेस का जो मोमेंटम है उनका सम आपस में इक्वल होगा, यानी कि यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम एप्लीकेबल है? तो डेफिनेटली है। ये देखिए, ये वो मोमेंटम है, इस एरो से हम शो कर रहे हैं जिस मोमेंटम पे ये बम जो है या शेल जो है वो ब्लास्ट हुआ था। अब ये जो एरो है ये उस वेक्टर क्वांटिटी को यानी कि उस मोमेंटम को शो कर रहा है जिस मोमेंटम से ये पीस जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसका मोमेंटम m2 v2 के इक्वल हो गया, और ये एरो या ये वेक्टर उस मोमेंटम को शो कर रहा है जो इस पीस का है, यानी कि उसकी वैल्यू क्या होगी m1 v1। तो ये m1 v1 इसका मोमेंटम हुआ, m2 v2 इसका मोमेंटम हुआ, और इसके एक्सप्लोजन से पहले इसका जो टोटल मोमेंटम था वो mv के इक्वल था। हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि ये दोनों जो मोमेंटम है इनको वेक्टोरियली ऐड अप कर देते हैं, यानी कि ये वेक्टर जो है इसको डिस्प्लेस करवा देते हैं यहाँ। तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? अब इनका रिजल्टेंट ये आएगा, ये mv के इक्वल होगा, यानी कि अगर इसको देखा जाए तो इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन उस मोमेंटम के इक्वल होगी जो मोमेंटम इस शेल का था जब इसमें एक्सप्लोजन हुई है, जब ये ब्लास्ट हुआ, जब ये फटा है, तो उस वक्त जितना इसका मोमेंटम था अब इन दोनों का सम यानी कि दोनों पीसेस के मोमेंटम का सम होगा वो उस मोमेंटम के इक्वल होगा जो मोमेंटम ब्लास्ट से पहले, जस्ट ब्लास्ट से पहले बम यानी कि शेल का था। तो टोटल मोमेंटम जो है इसका मतलब कांस्टेंट रहा, यानी कि बिफोर एक्सप्लोजन और आफ्टर एक्सप्लोजन टोटल जो मोमेंटम है सिस्टम का वो कांस्टेंट ही रहा है। जितना पहले मोमेंटम था उतना ही बाद का मोमेंटम है। ये दोनों देखें, दोनों पीसेस का जो सम बनता है वो इसके इक्वल है। तो ये इसका रिजल्टेंट आया, तो ये mv और ये mv आपस में इक्वल है डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मोमेंटम जो है आफ्टर एक्सप्लोजन मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन ऑफ द सिस्टम। अब दूसरी जो एग्जांपल दी गई है ये है बुलेट की फायरिंग की। अब बुलेट जो होती है उसमें क्या होता है,
आपने देखा होगा कि बुलेट जो है उसका एक सिलेंडर होता है, एक हॉल होता है, उसके अंदर जो है बेसिकली ये बारूद होता है, और उसके सामने एक क्या कहते हैं कि हैवी मेटल का, वो लेड भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, उसका एक छोटा सा पीस होता है। अब बुलेट जो होती है उसके पीछे जो बारूद होता है, तो गन सिर्फ ये करती है कि उसको ट्रिग करती है। इसकी ट्रिगरिंग की वजह से क्या होता है, वो बारूद जो है वो ब्लास्ट होता है। अब ये जो हमारा बुलेट होती है, इसका सिर्फ ये जो अगले वाला हिस्सा होता है, ये इस नाली के अंदर होता है, इनकी बैरल जो होती है हमारी गन की, उसके अंदर होता है। तो जब ये इसको हिट करता है तो ये एक्सप्लोजन होती है। एक्सप्लोजन की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगती है। जब ये फोर्स लगती है तो ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है, और ये बड़े फास्टली, ये बुलेट है बहुत फास्टली मूव करना शुरू कर देती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन आपको शायद अंदाज़ा हो या किसी ने एक्सपीरियंस किया हो कि जब फायर किया जाता है तो गन जो है वो बैक डायरेक्शन में अच्छा खासा रिकॉयल जो है वो प्रोवाइड करती है, अच्छा खासा झटका जो है पीछे की तरफ लगता है। तो वो झटका क्यों लगता है, और ये बुलेट जो है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो इसका मोमेंटम कितना होगा। तो यहाँ भी वही बात कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो है यहाँ अप्लाई करेंगे। तो इनिशियली जब ये गन को फायर नहीं किया गया, यानी बुलेट को फायर नहीं किया गया, तो उस वक्त बुलेट भी रेस्ट पे थी, गन भी रेस्ट पे थी, यानी कि इस गन का और बुलेट का जो सिस्टम बनता है उसका टोटल मोमेंटम जीरो के बराबर था। गन का वेलोसिटी भी जीरो, बुलेट की वेलोसिटी भी जीरो। लेकिन जब इसको फायर किया गया है तो क्या होगा, अब गन की जो बुलेट की जो मोमेंटम होगा, क्योंकि बुलेट की वेलोसिटी एम की वी के बराबर है और बुलेट का मास एम के बराबर है, तो बुलेट का जो मोमेंटम होगा वो होगा एम वी के बराबर, और गन का जो मोमेंटम होगा वो कैपिटल एम वी डैश के इक्वल होगा। यानी कि बुलेट का मास जो हमने स्मॉल एम से शो किया है और गन का मास जो हमने कैपिटल एम से शो किया है, तो इसका मतलब बिफोर फायरिंग तो बुलेट अपना सिस्टम का जो मोमेंटम था वो जीरो के बराबर था, क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी जीरो, इसकी वेलोसिटी भी जीरो। लेकिन जब फायर हुआ है तो बुलेट का मोमेंटम बना है एम वी, तो गन का मोमेंटम जो है एम वी डैश, पीछे की तरफ रिकॉइल जो हुआ है तो उसकी वजह से जो मोमेंटम बना है एम वी डैश के इक्वल होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि एम वी डैश जो होगा वो माइनस एम वी के इक्वल होगा, यानी कि ये दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हम वी डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं इज इक्वल टू माइनस एम वी ओवर एम, यानी कि ये हमारा जो रिक्वायर होगा गन का उसकी वेलोसिटी वी डैश के बराबर होगी। अब इसके ऊपर जरा गौर कीजिएगा कि एम वी ये है बुलेट का मोमेंटम, तो डेफिनेटली बुलेट का मोमेंटम जो है हम कम नहीं करना चाहते। क्यों भला, कि अगर बुलेट का मोमेंटम कम हो जाएगा तो उसका जो इफेक्ट होगा, उसका कह लें कि जो यानी कि असर होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर हमने हिट की है, तो वो कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एम वी जो है हम मैक्सिमाइज ही रखना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये करना चाहते हैं कि ये गन जो है ये जो झटका देती है बैक डायरेक्शन में, इसको हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। जब इसको मिनिमाइज किस तरह से किया जा सकता है, देखिए ऊपर वाला जो फैक्टर है एम वी, इसको तो हम कम कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते। इसका मतलब वी डैश अगर कम करना है तो एम को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए आपने देखा होगा कि ये जो गन होती है ये अच्छी खासी जो है वजनी होती है। इवन ये जो 222 है या 303 जो गन होती है उसमें उसका जो वजन होता है तकरीबन 8-7-8 पाउंड के बराबर होता है, तो अच्छी खासी वो हैवी होती है। लेकिन फिर भी जब फायर करते हैं तो उसका अच्छा खासा झटका लगता है। उसके मुकाबले में LMG जो है लाइट मशीन गन, उसको उससे वही बुलेट जो है जो 222 में डालते हैं, अगर उसी को हम फायर करते हैं LMG से तो उसका झटका जो है ना होने के बराबर लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गन जितनी हैवी होती जाएगी उतना ही उसका रिकॉयल जो है वो कम होता जाएगा। तो ये मैथमेटिकली यहाँ हमारे पास बात सामने आई कि एम कैपिटल मीन गन का मास जो है जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना ही इसका रिकॉयल जो है वो कम होता जाएगा। और दूसरी बात ये भी ध्यान में रखना कि ये देखिए एम वी डैश इज इक्वल टू माइनस एम वी, इनके दोनों जो हमारे सिस्टम के दो पोर्शन बने, एक गन और एक बुलेट, दोनों जो है इनके मोमेंटम मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट हैं। डेफिनेटली
मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। तो इसकी वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, इसकी वेलोसिटी बैक डायरेक्शन में है। इसका मतलब यह कि इसका मोमेंटम अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हम लेते हैं तो इसका मोमेंटम जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लेना पड़ेगा। तो ये बात ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है। तो इसलिए बाज़ दफ़ा ये पूछा जाता है कि आप एक रिकॉयल लेस गन बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे। तो उसमें हम बुलेट का मोमेंटम जो है वो डिक्रीज नहीं होने देंगे, बल्कि क्या करेंगे कि गन को हैवी करते जाएंगे। तो गन जितनी ज़्यादा मैसिव होती जाएगी उतना ही उसका रिकॉयल जो है वो कम होता जाएगा। अल्लाह हाफिज़।